हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का पोएट्स एंड पैनकेक्स पाठ करेंगे। छठा पाठ है ये, पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रन। पोएट्स पोएट्स का क्या अर्थ होता है? पोएट माने कवि, ये तो आप समझते हैं। पैनकेक्स क्या होता है? पैनकेक्स एक ब्रांड का नाम है, एक मेकअप मटेरियल है जो मेकअप के लिए जो सामान इस्तेमाल किया जाता है, उसकी एक ब्रांड है, उस ब्रांड का नाम है। जैसे आपने अभी सुना हो, लैक्मे सुना हो, ठीक है, इसी टाइप से एक ब्रांड का नाम है पैनकेक्स, जो कि थोक के भाव में वहां पे इस्तेमाल की जाती थी मेकअप मटेरियल के तौर पे। स्टोरी यूं है कि अशोका मित्रन जो है वही स्टोरी बता रहे हैं, वही राइटर है, और उन्होंने वहां पे काम किया है जेमिनी स्टूडियो में। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि जेमिनी स्टूडियो में कैसा होता था। जेमिनी स्टूडियो विच वॉज सेटअप इन 1940, 1940 में सेटअप किया गया था। वहां पर अशोक मित्रन ने काम किया, और वो बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में कैसे उनकी कार्य पद्धति क्या थी, कार्यशैली क्या थी, कैसे लोग काम करते थे। लगभग 600 लोग जेमिनी स्टूडियो में उस वक्त काम करते थे। जो इस लेसन के मेन पॉइंट्स हैं, जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे, वो मेन पॉइंट्स मैंने सारे बोर्ड पे लिख दिए हैं। इनको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे एक बार, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये जो पॉइंट्स हैं ये आपकी हेल्प करेंगे आंसर्स को लिखने में। जो मेन क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने लिख दिए हैं ये नीचे। ये मेन क्वेश्चंस हैं इस पार्ट के, जो लगभग 1-2 साल छोड़ के आते ही रहते हैं, इन्हीं में से आते हैं लगभग, ठीक है। इनको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टोरी पढ़ लेते हैं बुक से। पेज नंबर 57 है, पोएट्स एंड पैनकेक्स। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टोरी है जेमिनी स्टूडियो की। जेमिनी स्टूडियो एक स्टूडियो का नाम है जो कि मद्रास में है, और जेमिनी स्टूडियो जो है 1940 में एस्टेब्लिश हुआ, और ऐसा माना जाता है कि वहां पर पहले रॉबर्ट क्लाइव नामक अंग्रेज का अस्तबल हुआ करता था। वहीं पर ये जेमिनी स्टूडियो बना, अपर फ्लोर पे, ऊपर वाले हिस्से में। पहले बताते हैं कि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था। यहाँ पर एक जो ये जेमिनी स्टूडियो, यहाँ पे मेकअप मटेरियल बहुत आता था। जो मेकअप मटेरियल सबसे ज्यादा मात्रा में आता था, उस कंपनी का नाम था पैनकेक्स। क्या नाम था? पैनकेक्स। और ऑथर बताता है कि ट्रक भर भर के आते थे इस पैनकेक्स के। अब शुरू करते हैं हम कि वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट थे। 2 डिपार्टमेंट्स के बारे में इसमें बताया गया है स्टोरी में। एक तो मेकअप डिपार्टमेंट और एक स्टोरी डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट एंड स्टोरी डिपार्टमेंट। अब जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, वहां पर क्या था कि हेयर कटिंग सलून जैसा दिखता था। वहां पर बड़ी बड़ी इनकैंडिसेंट लाइट्स थी, बड़ी बड़ी इनकैंडिसेंट लाइट्स थी, और मिरर्स भी थे, बड़े बड़े मिरर्स भी थे। लगभग हाफ ए डजन मिरर्स, मतलब 6 शीशे हो गए, बड़े बड़े शीशे थे, और लाइट्स थी। तो वहां पर जो वो मेकअप रूम है, वहां पर जिस भी आर्टिस्ट को लाया जाता था, ही हैड टू फेस ए फेयर मिजरी। उसको बेचारे को काफी तकलीफ होती थी। तकलीफ इसलिए होती थी कि वो जो बड़ी बड़ी लाइटें थी, उनकी हीट को उसको बर्दाश्त करना पड़ता था, जिसको मेकअप के लिए लाया जाता था। पहले इस मेकअप डिपार्टमेंट का हेड कोई बंगाली था, उसके बाद अब जो मेकअप डिपार्टमेंट का हेड है वो कोई महाराष्ट्रन है, ठीक है। और अब जो यहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट में भी बाकायदा सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता है। हायरार्की वाज फॉलोड, हायरार्की फॉलो की जाती है। कौन किसका मेकअप करेगा, ये इस बात से तय होता है कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। इस मेकअप डिपार्टमेंट में ऑथर जो है वो मजाक के लहजे में कहता है कि अच्छे भले दिखने वाले डिसेंट लुकिंग मैन को भी ये मॉन्स्टर बना देते थे। डिसेंट लुकिंग मैन को भी मॉन्स्टर बना देते थे, अर्थात अच्छे भले दिखने वाले आदमी को ऐसा राक्षस जैसा मेकअप करके और भद्दा कर देते थे, ठीक है। फिर ऑथर मजाक करता है कि शायद ये कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग के लिए ऐसा करना शायद जरूरी होता था। क्या इनका सिस्टम क्या था मेकअप डिपार्टमेंट का? हायरार्की वाज फॉलोड जो मैंने लिखा है, इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि जो वहां पे चीफ मेकअप मैन था, मेकअप डिपार्टमेंट में जो चीफ मेकअप मैन था, वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप करेगा, ठीक है। फिर जो सीनियर असिस्टेंट था, जो सीनियर असिस्टेंट था, वो मूवी में जो सेकंड रोल है, सेकंड हीरो है, उनका, हीरो और हीरोइन का मेकअप करेगा। फिर जो जूनियर असिस्टेंट था, वो मेन कॉमेडियन का मेकअप करेगा, ठीक। और इसी प्रकार से हायरार्की वाइज सीनियर सीनियर का, जूनियर जूनियर का, और अंत में भीड़ भी होती है, वहां पे क्राउड भी होती है, भीड़ वाला सीन होता है। तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, सारी जनता को मेकअप करना होता है, क्योंकि सारे पोर्स जो हैं, जो छिद्र होते हैं, वो बंद करने होते हैं। नहीं, वो कैमरा पे नहीं तो वो बहुत खराब लगेंगे। तो जो भीड़ का मेकअप करने की जिम्मेवारी होती थी ऑफिस बॉय की,
ऑफिस बॉय कौन होता है? जैसे जो ऑफिस में आप लड़का रख लेते हैं ना चाय पानी साफ सफाई करने के लिए, उसको ऑफिस बॉय बोलते हैं। पीएन टाइप्स, पीएन की तरह समझ लीजिए आप। तो ऑफिस बॉय था वहां पे, एक्चुअली जो बॉय नहीं था, है ना, ही वॉज इन अर्ली 40s में था, यानी 40+ था। उसका जो ऑफिस बॉय था उसका काम होता था कि भीड़ का मेकअप वो करेगा, और वो भी भीड़ का मेकअप कैसे करता था? बड़े शानदार तरीके से एक जाइंट वेसल लेता था, बड़ा सा वेसल लेता था, उसमें अपना वो घोल सारा घोल लेता था और लोगों को पोत देता था। ठीक है, जो भी क्राउड होती थी उन पे सब पे पोत देता था, ये उसका काम होता था। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने ऑफिस बॉय बताया जो कि 40+ था, फ्रस्ट्रेटेड था, हेटेड सुब्बू था, वो अभी मैं आपको और बताऊंगा। इस बीच में जो अशोक मित्रन है उसका क्या काम था ये समझ लीजिए। अशोक मित्रन जो है वो एक क्यूबिकल में बैठा रहता था। क्यूबिकल होता है छोटा सा ऑफिस, समझ लीजिए एक छोटा सा कमरा था, वही उसका ऑफिस था। एक छोटे सा ऑफिस में बैठा रहता था और सारा दिन न्यूज़पेपर कटिंग करता रहता था। अशोक मित्रन का काम यही था कि वो सारा दिन न्यूज़पेपर कटिंग करता था, न्यूज़पेपर कटिंग कर करके फाइल में लगाता रहता था बस। और बाकी जो स्टाफ वाले थे वो ये समझते थे कि ही वॉज डूइंग नथिंग, कि वो कुछ नहीं कर रहा है। करता क्या सारा दिन? कुछ नहीं, बस न्यूज़पेपर काट काट के फाइल में लगाता रहता है। एक्चुअली उसका काम ये था कि वो जो न्यूज़पेपर से जो रिलेटेड आर्टिकल्स थे उनको काट के लगाता था, जो कि उसी पे फिर राइटर्स जो है स्टोरी लिखते थे उन्हीं की हेल्प से, उनको डेवलप करके। यही उसका काम था। लेकिन बाकी सबको लगता था कि ये यूजलेस काम है और इसको कोई काम नहीं है, फ्री में बैठा है यहाँ पर। मैं बता रहा था आपको, ऑफिस बॉय जो था वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड आदमी था। वो ऑफिस बॉय क्यों फ्रस्ट्रेटेड था? क्योंकि वो असल में आया था कि मैं एक्टर बनूंगा। एक्टर नहीं बन सका तो कम से कम लिरिसिस्ट बनूंगा। नहीं, एक्टर कुछ बना नहीं बेचारा, लिरिसिस्ट कुछ बना नहीं, वो कोई कामयाबी बेचारे को हासिल हुई नहीं, सिर्फ एक मेकअप बॉय बन के रह गया। ये बात जो है उसको चुभती थी, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड था। और उसको ये लगता था मेकअप इसको ऑफिस बॉय को कि मेरी इन सब दुखी जो हालात हैं इनका जिम्मेदार एक ही आदमी है और वो है सुब्बू। कौन है? सुब्बू। अब ये सुब्बू कौन है? ये सुब्बू कौन है? सुब्बू है नंबर 2 इन द जेमिनी स्टूडियो। तो नंबर 1 कौन है सर? नंबर 1 है एस वासन द बॉस। एस वासन द बॉस नंबर 1 वो है जिसका ये स्टूडियो है। और नंबर 2 पे है सुब्बू नंबर 2 पे है। और वो जो आदमी है सुब्बू, वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, काफी टैलेंटेड आदमी है। हालांकि उसकी फॉर्मल एजुकेशन सुब्बू की बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ और अच्छे घर के हालात उसके ठीक थे, तो इस वजह से उसके जो एक्सपोजर है उसको काफी मिला। एक्सपोजर मिलने की वजह से वो काफी चीजों की उसको जानकारी थी, और वो एक अच्छा पोएट भी था, एक अच्छा एक्टर भी था। अगर शॉर्ट में मैं यूं कहूं कि ही वॉज ओनली मेड फॉर मूवीज और टेलर मेड फॉर फिल्म्स, तो ये गलत ना होगा। टेलर मेड फॉर फिल्म्स, फिल्मों के लिए ही बनाया गया था। और उसकी एक बेहतरीन क्वालिटी ये थी दैट ही लुक्ड चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, हमेशा वो खुशी दिखता था। ही लुक्ड चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, ये उसकी बहुत अच्छी आदत थी। एंड ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, कि वो काम भी किसी न किसी को काम भी बताता रहता था। कुल मिला के फिल्मों के लिए बना था। पोएट अच्छा था, एक्टर भी खुद अच्छा था। नहीं, उसने कई स्टोरीज भी लिखी। ही कंपोज्ड मेनी स्टोरीज आल्सो, ओरिजिनल स्टोरीज। ही कंपोज्ड मेनी पोएम्स। ही आल्सो रोट ए नॉवल, नॉवल भी लिखा उसने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि काफी टैलेंटेड है नंबर 2, दैट इज सुब्बू। और वो बॉस का बहुत लॉयल है। तो ये सब क्वालिटीज सुब्बू में पाई जाती हैं। सुब्बू जो है वैसे तो सुब्बू का काम यही था, बॉस के साथ ही रहता था, लेकिन टेक्निकली वो स्टोरी डिपार्टमेंट में था। किसमें था? स्टोरी डिपार्टमेंट में। स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफिस कागजों में स्टोरी डिपार्टमेंट का हिस्सा था वो। और स्टोरी डिपार्टमेंट में और कौन कौन था? अभी थोड़ी देर पहले हमने मेकअप डिपार्टमेंट देखा, अब हम स्टोरी डिपार्टमेंट देख रहे हैं। स्टोरी डिपार्टमेंट में सुब्बू था, बाकी राइटर्स थे, कुछ पोएट्स थे और एक लॉयर भी था। ये जो लॉयर है ये फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इसके बारे में छोटा क्वेश्चन आ जाता है। लॉयर जो है यहाँ पे उसकी पोस्ट थी लीगल एडवाइजर की। किसकी? लीगल एडवाइजर की। लेकिन लोग उसे उल्टा कहते थे, लोग कहते थे कि इलीगल एडवाइजर है। लीगल एडवाइजर नहीं है, इलीगल एडवाइजर है। और बाकी सारे जो जेमिनी स्टूडियो पे लोग थे उनका जो ड्रेस कोड था, एक टाइप की वो यूनिफॉर्म फॉलो करते थे, वो था कि व्हाइट जो है कुर्ता पहनते थे वो खादी का, और नीचे धोती पहनते थे, वो भी खादी की धोती और खादी का व्हाइट कुर्ता।
ये उनका ड्रेस कोड था एक टाइप से। लेकिन जो लॉयर था वो पैंट्स पहनता था, वो शर्ट पैंट्स पहनता था, वो ये खादी के ये जो कुर्ता और धोती ये नहीं पहनता था, और कई बार कोट भी पहनता था वो उसके ऊपर से, जो उसे कवच जैसा दिखता था। ठीक है। और ये जो बेचारा इलीगल एडवाइजर है, ये जो है ये बहुत ही हेल्पलेस टाइप का आदमी लगता था कई बार, बहुत हेल्पलेस, अलोन एंड हेल्पलेस। ये देखिए मैंने लिखा है अलोन एंड हेल्पलेस। और ये इसने एक बार एक एक्ट्रेस का करियर ही खत्म कर दिया, स्पॉइल कर दिया। कैसे कि एक्ट्रेस जो है वहां पर किस सीन पे गुस्सा हो गई और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ उसका झगड़ा हो गया, और वो एक्ट्रेस जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लड़ाई कर रही थी। इस लॉयर ने क्या किया कि रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को ऑन कर दिया, और वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई जो भी उसने कहा। और जब वो शांत हो गई तो उस रिकॉर्डिंग प्लेयर को फिर से प्ले कर दिया, तो जो जो उसने कहा था वो सारी बातें वापस सारे सबने सुन ली, और इससे एक्ट्रेस ने बहुत एम्बेरेस्ड फील किया, बहुत बेइज्जती महसूस की। और वो दिन था कि उस एक्ट्रेस का करियर ही खत्म हो गया, उसने उसके बाद एक्टिंग करनी ही छोड़ दी बेचारी ने, इतने ह्यूमिलिएट उसने फील किया। ऐसा था ये लॉयर। लॉयर के बाद हम देखते हैं कि बॉस ने बाद में फिर स्टोरी डिपार्टमेंट को भी क्लोज कर दिया, और स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया तो पोएट्स को भेज दिया घर अपने, तुम भाई अपने घर जाओ। अब पोएट्स अपने घर चले गए तो फिर लॉयर को भी घर जाना पड़ा। ठीक है। तो ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि किसी लॉयर की जॉब गई थी सिर्फ इसलिए कि पोएट्स को घर भेज दिया गया। पोएट्स को घर भेज दिया, तो जब पोएट्स राइटर्स नहीं होंगे तो स्टोरी डिपार्टमेंट चलेगा कैसे? जब स्टोरी डिपार्टमेंट ही नहीं होगा तो लॉयर की जरूरत ही नहीं, वो भी बेचारा बेरोजगार हो गया उनके साथ साथ। फिर इसमें प्ले आती है कहानी में कि पॉलिटिकल व्यूज कैसे थे जेमिनी स्टूडियो के लोगों के, ये क्वेश्चन बनता है। पॉलिटिकल व्यूज कैसे थे जेमिनी स्टूडियो के लोगों के? हालांकि जेमिनी स्टूडियो के लोग ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर नहीं थे, लेकिन फिर भी देवर जीएस मतलब जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो वाज अवर्स टू कम्युनिज्म। वो सब कम्युनिज्म के खिलाफ थे। कम्युनिज्म क्या होता है? साम्यवाद को बोलते हैं। कम्युनिज्म के खिलाफ थे, और वो सोचते थे कि ये जो कम्युनिस्ट हैं ये सब गॉडलेस मैन है। कम्युनिस्ट जो है वो गॉडलेस मैन है, ये भगवान को नहीं मानते, एंड ये लोग जो है अपने पेरेंट्स को भी मार सकते हैं, दे कैन किल देयर ओन पेरेंट्स। कम्युनिस्ट लोग अपने पेरेंट्स को भी मार सकते हैं, दे कैन किल देयर ओन चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को भी मार सकते हैं कम्युनिस्ट लोग। इस प्रकार से उनके मन में ऐसी, इनोसेंट लोग थे, उनके मन में ऐसी विचारधारा बन गई थी कि कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो न भगवान को मानते हैं, अपने पेरेंट्स को मार सकते हैं, अपने बच्चों को भी मार सकते हैं, वो वायलेंस कर सकते हैं, वो अनरेस्ट फैला सकते हैं, नहीं समाज में अनरेस्ट फैला सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। इस टाइप विचार थे पूरे साउथ इंडिया में, स्पेशली इस जेमिनी स्टूडियो में कम्युनिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट के बारे में। अदरवाइज वो बहुत ज्यादा जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। उसके बाद क्या एक दिन घटना हुई कि एक MRA इज मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, एक ग्रुप है, एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ सर्कस इसमें दिया गया है। एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ सर्कस आया, इंटरनेशनल सर्कस का ग्रुप आया मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के नाम से। उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में 2 प्लेस किए जिसके काफी शोज हुए, और लोगों ने खूब देखा। उसमें लगभग 200 आर्टिस्ट आए हुए थे, MRA के लगभग 200 आर्टिस्ट आए थे, और जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों ने प्लस और बाकी जो आम लोग थे वो भी देखने आते थे। उन्होंने सबने इस MRA के शोज देखे, और उन्होंने वहां पे 2 प्ले किए। 2 प्ले उन्होंने जो किए, एक था जोथम वैली, और दूसरा था द फॉरगॉटन फैक्टर। जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर, ये 2 प्ले किए जिसके काफी शोज हुए। तो वहां पे जो तमिल और मद्रास जो था, पूरा मद्रास और पूरा तमिल ड्रामा वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स, उनके सेट और कॉस्ट्यूम से बहुत वो लोग प्रभावित हुए। अब ये जो है ये आए थे जो लोग मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी वाले, इन्होंने क्या प्लेस किए, ये क्या किस बारे में प्लेस किए? अगर उसके ये भी कम्युनिज्म के बारे में था, इनका भी फंडा। ठीक है, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट कम्युनिज्म। वो लोगों को जगह जगह जाके थोड़ा अवेयर कर रहे थे, सचेत कर रहे थे कम्युनिज्म के अगेंस्ट में, ये इनका मकसद था। कुछ महीनों के बाद मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी क्लियर हो गया। मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के बाद कुछ महीनों के बाद आया एक और पोएट आया। इट वाज अनाउंस्ड दैट देयर इज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। अब लोगों को वहां पे सिर्फ पोएट के नाम से पता था, वर्ड्सवर्थ का पता था, टेनिसन का पता था, कीट्स का पता था, शैली का पता था, ये कौन सा पोएट आ गया भाई इंग्लैंड से?
किसी ने बोला ही इज नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर, ही इज एन एडिटर, इसलिए इसका इतना भव्य स्वागत किया जा रहा है। ठीक है, तो अब पोएट ऑब्लिक एडिटर दिया हुआ है लाइंस में, क्योंकि पता ही नहीं है कि पोएट है कि एडिटर है। वो आया, वो ही वाज टॉल, वो बंदा जो है उसने अपनी स्पीच दी, ही वाज टॉल, टॉल था, इंग्लिश लुक्स थे उसके, बहुत सीरियस बंदा था। ठीक है, और उसने अपनी कुछ स्पीच दी, लॉन्ग स्पीच दी। लॉन्ग स्पीच देने के बाद वो चला भी गया, उसको ऐसी साइलेंट ऑडियंस नहीं मिली। ऑडियंस बेचारी हैरान परेशान थी कि ये बोल क्या रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता, उसका एक्सेंट भी कुछ अलग था, किसी को कुछ नहीं समझ में आया। His visit remained an unexplained mystery. His visit remained an unexplained mystery. ये सवाल आता है बड़ा कि उसकी जो विजिट थी वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री क्यों रही। अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री इसलिए रही कि किसी को पता ही नहीं था कि ये है कौन, ठीक, और कह क्या रहा है, किसी को नहीं पता था। हालांकि राइटर को बाद में पता चलेगा कि कौन है वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन बाकियों के लिए मिस्ट्री रहा, रहस्य रहा कि ये कौन आदमी था, क्या बोल के गया, क्या चाहता था, क्या समझा रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आया। उसके कई दिनों के बाद क्या हुआ कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट हुआ, द एनकाउंटर। द एनकाउंटर नाम की एक पीरियोडिकल थी, एक मैगजीन थी समझ लीजिए, एक पीरियोडिकल थी। उस पीरियोडिकल का नाम था द एनकाउंटर। द एनकाउंटर नाम की पीरियोडिकल में एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट के लिए हिंदू में आया था एडवर्टीजमेंट कि इसमें एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट है। तो अशोकामित्रन ने सोचा कि मैं भी भाग लूंगा इस शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट में जो द एनकाउंटर ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो और ज्यादा जानकारी लेने के लिए ये जो है ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में चला गया। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाके उसने द एनकाउंटर नाम की पीरियोडिकल ढूंढी, जो कि काफी नई थी, बिल्कुल अनटच थी, इसका मतलब और कोई पढ़ता भी नहीं था उसको। ठीक है, जब उसने वो द एनकाउंटर खोली और उसके पेज पलटे तो उसने पाया कि इसका एडिटर तो खुद स्टीफन स्पेंडर है। तब उसको थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आई कि ओहो, ये जो बंदा है ये तो वही बंदा है जो हमारे पास एक बार आया था, जो जेमिनी स्टूडियोज में आया था। ठीक है, आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। उसको ऐसा महसूस हुआ अशोकामित्रन को कि जैसे मेरा खोया हुआ भाई मिल गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड ही फील लाइक मीटिंग एन ओल्ड लॉस्ट ब्रदर। उसको अब ये द एनकाउंटर का एडिटर स्टीफन स्पेंडर देखने के बाद समझ में आया कि वो उस दिन वहां पे क्या करने आया था, कहानी क्या थी कुछ हद तक। ठीक है, उसने वहां पे भी उसको स्टडी किया। उसके कुछ सालों के बाद आफ्टर फ्यू इयर्स, जब अब अशोकामित्रन की वो भी जा चुकी है, नौकरी भी जा चुकी है और अब वो बेरोजगार है और अब उसके पास टाइम तो बहुत है, पैसे बहुत कम है बेचारे के पास। तो वैसे जा रहा था तो उसने फुटपाथ पे देखा कि 50 पैसे पर कॉपी, खूब सारी कॉपीज रखी हुई, खूब सारी नॉवल टाइप बुक्स रखी हुई, खूब सारी बुक्स रखी हुई, 50 पैसे पर बुक। और वो सारी की सारी बिल्कुल नई है, अनटच टाइप लग रही है, किसी ने शायद पढ़ी भी नहीं है, नई बुक्स है, 50 पैसे ईच कॉपी। इट वॉज एक्चुअली स्पेशल लो प्राइस एडिशन था। ये लो प्राइस एडिशन था स्टूडेंट्स के लिए जो आता है कई बार कम पैसे में, रेगुलर एडिशन नहीं था। 50 पैसे में ही पेड 50 पैसे, उसने 50 पैसे दिए और ले ली। बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। द गॉड दैट फेल्ड। ये जो बुक है द गॉड दैट फेल्ड, इसमें एक्चुअली 6 जाने माने जो लोग थे उनके एसे टाइप लिखे हुए थे, लेटर्स लिखे हुए थे, लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज। 6 ऐसे लिखे थे, मतलब 6 राइटर्स ने ऐसे लिखे हुए थे, 6 राइटर्स की कलेक्शन थी। उसमें से एक राइटर था स्टीफन स्पेंडर, वही स्टीफन स्पेंडर, याद आ गया आपको, वही स्टीफन स्पेंडर। अब किस बारे में थे एसेज ये समझते हैं। ये ऐसे थे जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड द डिसइल्यूजन्ड रिटर्न। जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड डिसइल्यूजन्ड रिटर्न। ये था कि कैसे वो लोग जो हैं, जो राइटर्स हैं, वो बताते हैं कि कैसे वो कम्युनिज्म की तरफ आकर्षित हुए और फिर कैसे निराश होकर कम्युनिज्म से वापस आए। क्योंकि उन दिनों क्या था कि हालांकि कैपिटलिज्म जो है वो अमेरिका में बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर हो रहा था और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, तो लोग, पूरा विश्व देख रहा था कि कैपिटलिज्म इज बेटर ऑप्शन। तो खैर इन 6 राइटर्स ने ये ऐसे लिखे हुए थे कि कैसे हम कम्युनिज्म की तरफ आकर्षित हुए और कैसे कम्युनिज्म ने हमें निराश किया। अब भाई को समझ में आया है अशोकामित्रन को कि वो उस दिन करने क्या आया था। एक्चुअली उस दिन स्टीफन स्पेंडर जो स्पीच देने आया था वो लोगों के विचार जानने आया था कम्युनिज्म के बारे में, कि यहां पर लोग कम्युनिज्म के बारे में
क्या सोचते हैं। अब समझ में आया अशोकामित्रन को कि अब वो मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हो गई। ठीक है, अशोकामित्रन के लिए तो एटलीस्ट सॉल्व हो गई। डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप, जो मेरे जो अंधेरा था दिमाग का वो जो अब है, अब रोशनी आ गई उसमें। एंड नाउ इट इज नो मोर ए मिस्ट्री। यहां तक यहां पे स्टोरी जो है अशोकमित्रन जो है खत्म कर देते हैं। अब देखिए आप एक बार हम इसको क्विकली रिवाइज कर लें। स्टोरी कुछ यूं है कि पोएट्स एंड पैनकेक्स लेसन का नाम है। पैनकेक एक मेकअप के सामान की कंपनी का नाम है, ब्रांड का नाम है। अशोकामित्रन राइटर हैं। स्टोरी है जेमिनी स्टूडियो के बारे में, जो कि 1940 में इस्टेब्लिश किया गया, जिसके मालिक थे एस वसन। वसन कह लो, वासन कह लो, एस वसन। और ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था यहाँ पे, जहां अब जेमिनी स्टूडियो है। सबसे पहले स्टोरी में मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया। मेकअप डिपार्टमेंट जो है वो उसमें वो मेकअप जो रूम है वो सैलून जैसा लगता है, और उसमें खूब सारी इनकैंडेसेंट लाइट्स हैं, भयंकर लाइट्स हैं, और बड़े बड़े शीशे हैं। और जिस भी आदमी को मेकअप के लिए लाया जाता है वो एक प्रकार का टॉर्चर है। ठीक है, क्योंकि उनको वो हीट बर्दाश्त करनी पड़ती है वो लाइट की। ठीक है, अच्छा, मेकअप डिपार्टमेंट में भी हायरार्की फॉलो की जाती है। ठीक है, हायरार्की कैसे फॉलो की जाती है कि जो चीफ मेकअप मैन है वो चीफ एक्टर्स को मेकअप करेगा। ठीक है, फिर जो सीनियर है वो सीनियर को करेगा, फिर जो जूनियर्स है वो जूनियर एक्टर्स को करेंगे, और लास्ट में जो भीड़ बच जाएगी उसको ऑफिस बॉय मेकअप करेगा। ठीक है, ऑफिस बॉय बोलते हैं असिस्टेंट टाइप को, जो चाय पानी लाता है और छोटे मोटे काम करता है। ऑफिस बॉय यहाँ पे जो है वो असल में ऑफिस बॉय बॉय नहीं है, वो एक 40 अर्ली 40s का आदमी है, 40 साल का आदमी है। ही इज फ्रस्ट्रेटेड है। वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है वो आगे हम देखेंगे। सुब्बू से फ्रस्ट्रेटेड है वो ही हेटेड सुब्बू से हेट करता है, सुब्बू से फ्रस्ट्रेटेड इसलिए कि वो चाहता था कि मैं हीरो बनूंगा, स्क्रीन प्ले राइटर बनूंगा, ठीक है, नहीं पोएट बनूंगा, लेकिन बना कुछ नहीं, बेचारा ऑफिस बॉय बन गया। और सुब्बू बहुत अच्छा था, इन सब चीजों में स्किल्ड था, तो उसको लगता है कि सुब्बू ने मेरी जगह ले ली। नहीं, तो सुब्बू को जिम्मेदार मानता है वो। कौन? ऑफिस बॉय। आगे देखते हैं। सुब्बू जो है वो नंबर 2 है ऑफिस में, पहला वासन था एस वासन, नंबर 2 बहुत लॉयल है अपने बॉस के प्रति। ब्राह्मण था, तो ठीक माहौल मिलने की वजह से, हालांकि फॉर्मल एजुकेशन इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको काफ़ी एक्सपोजर मिला और इसने चीज़ों को सीखा। बहुत चेयरफुल आदमी था, अच्छा पोएट भी था, अच्छा स्टोरी राइटर भी था, अच्छा नॉवल भी लिखा इसने, और अच्छा एक्टर भी था। तो कुल मिला के यूँ कहूँ कि ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, तो गलत ना होगा। अशोकमित्रन क्या काम करता था, जो राइटर है? अशोकामित्रन का काम था, उसको एक क्यूबिकल मिला हुआ था, वो वहीं पे बैठा रहता था और उस अपने ऑफिस में बैठा बैठा अखबार काटता रहता था। बस अखबार में से आर्टिकल काटता रहता था, फाइल में लगाता रहता था। ठीक है, और उसी से फिर जो बाकी राइटर्स और स्टोरी राइटर्स हैं वो उसी से स्टोरी डेवलप करते थे, उन्हीं आर्टिकल्स से। और बाकी लोगों को ये लगता था कि अशोकमित्रन को कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। अब एक तो मेकअप दो डिपार्टमेंटों का चर्चा आया लेसन में। एक तो मेकअप डिपार्टमेंट जो मैंने आपको भी समझाया, दूसरा था स्टोरी डिपार्टमेंट। स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन थे? एक तो था सुब्बू, जो नंबर 2 मैंने बताया आपको, कुछ राइटर्स थे, कुछ पोएट्स थे, और एक लॉयर था। जो लॉयर था, वकील था, उस लॉयर की जो पोस्ट थी वो थी लीगल एडवाइजर की, लेकिन जो लोग थे वहां पर वो उसे कहते थे ये इलीगल एडवाइजर है। लीगल एडवाइजर नहीं है, इलीगल एडवाइजर है। लीगल होता है कानूनी और इलीगल होता है गैर कानूनी। लीगल एडवाइजर की पोस्ट थी, और उसने क्या किया, ही एंडेड द करियर ऑफ एन एक्ट्रेस। उसने एक एक्ट्रेस का करियर ही खराब कर दिया। एक्ट्रेस का करियर कैसे खराब कर दिया कि एक्ट्रेस किसी दिन गुस्सा हो गई है और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लड़ रही थी, झगड़ा कर रही थी। उसने क्या किया, रिकॉर्डर ऑन कर दिया। ठीक है, और जब वो शांत हो गई तो वो रिकॉर्डर फिर से प्ले कर दिया। वो बेचारी इतनी एम्बेरस हुई, इतनी ह्यूमिलेटेड हुई, इतनी उसने बेइज्जती महसूस की कि उसने उसके बाद से एक्टिंग ही बंद कर दी, करियर ही उसका बेचारी का चौपट हो गया। ऐसा था ये लीगल एडवाइजर। और बाकी जो लोग थे वहाँ जेमिनी स्टूडियो में, गांधीवादी थे, वो सारे गांधी को मानते थे। तो बाकी जो लोग थे वो सब खादी की धोती और खादी का वाइट कुर्ता पहनते थे, लेकिन ये वो नहीं पहनता था। ये सिंपल अपना जो पैंट और शर्ट जो इसकी ड्रेस थी वो पहनता था। ये अलग था, बाकी अलग थे। बाकी सब खादी पहनते थे, ये अपने हिसाब से पहनता था, पैंट शर्ट पहनता था, कई बार कोट भी पहनता था, बताते हैं, जो कवच जैसा दिखता था। ठीक है, और ये आदमी जो है ऐसा लगता था जैसे ये अलोन और हेल्पलेस है, अलोन और हेल्पलेस दिखता था ये। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पॉलिटिकल व्यूज कैसे थे जेमिनी स्टूडियो के लोगों के? तो जीएस मतलब जेमिनी स्टूडियो,
जीएस वॉज एवर्स टू कम्युनिज्म, कम्युनिज्म के खिलाफ थे, कम्युनिज्म के विरुद्ध थे ये लोग, और इन्हें ऐसा लगता था, हालांकि वैसे इनोसेंट लोग थे और बहुत ज्यादा इनको पॉलिटिकल जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत इनके विचार थे वो ऐसे थे कि कम्युनिस्ट जो है वो गॉडलेस लोग हैं, वो भगवान को नहीं मानते, दे कैन किल देयर ओन पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को भी मार सकते हैं कम्युनिस्ट लोग अपने बच्चों को भी मार सकते हैं, कम्युनिस्ट लोग दंगा करवा सकते हैं, कम्युनिस्ट लोग वायलेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग कम्युनिस्ट को डिसलाइक करते थे। खैर, उसके कुछ समय बाद MRA मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी, एक इंटरनेशनल सर्कस था, वो आया वहां पे, और 200 आदमियों का सर्कस था, 200 आदमियों की टीम थी। उन्होंने वहां पे आके 2 प्ले किए, ठीक है, जिसके बहुत सारे शोज हुए, जिसको जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों ने देखा, और प्लस और जो बाकी सिटीजन्स थे वहां के उन्होंने भी देखा। जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो लोग, जेमिनी स्टूडियो के लोग, वो इनके सेट से और इनके कॉस्ट्यूम से, इन्होंने जो वस्त्र पहने हुए थे और जो सेट था जहां पे वो प्ले करते थे, इससे बड़ा प्रभावित हुए ये जेमिनी स्टूडियो के लोग। और इसका प्रभाव तमिल ड्रामा पे बहुत सालों तक रहा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक आदमी आया, एक पोएट आया इंग्लैंड से, एक इंग्लिश पोएट आया। वो इंग्लिश पोएट जो था, फिर किसी ने बोला कि पोएट नहीं है ये तो एडिटर है, शायद एडिटर है इसलिए इसका इतना सम्मान हो रहा है। तो इसलिए लेसन में भी ऐसे दिया हुआ, पोएट ऑब्लिक एडिटर फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि ये मिस्ट्री थी। ही वाज टॉल, ही वाज इंग्लिश, he was serious and he gave a long speech which nobody understood, जो किसी को समझ नहीं आई, और सारी उम्र मिस्ट्री ही रही कि था क्या, कौन था, क्या कह के गया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत दिनों के बाद एक पीरियोडिकल थी, एक पत्रिका थी, समझ लीजिए आप, एक पत्रिका थी। उस पत्रिका में शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट था, शॉर्ट स्टोरी लिखने की प्रतियोगिता थी, छोटी कहानी लिखने की प्रतियोगिता थी। तो अशोकामित्र ने सोचा कि मैं हिस्सा लेता हूँ इस द एनकाउंटर की प्रतियोगिता में, छोटी कहानी लिखने वाली प्रतियोगिता में। तो ये इस ख्याल के साथ उसने सोचा कि उससे पहले मैं द एनकाउंटर के बारे में अच्छे से पता कर लूँ, ये कौन सी पत्रिका है, क्या है इसमें। तो ये जानने के लिए वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गया, इसको द एनकाउंटर के देखने के लिए। तो उसने जब ये देखी गौर से, तो उसे पता चला कि इसका एडिटर तो स्टीफन स्पेंटर है। ये जो द एनकाउंटर है, पीरियोडिकल है, ये स्टीफन स्पेंटर की ही है, ठीक है, वही संपादक है। तब उसे याद आया, ओहो ये तो वही स्टीफन स्पेंटर जो हमारे पास एक बार आए थे, ठीक। और कुछ हद तक उसे इनकी जानकारी हुई। और जानकारी कैसे हुई कि कुछ सालों के बाद जब ये जेमिनी स्टूडियो में अपना काम भी छोड़ चुके थे, अब ये जेमिनी स्टूडियो में काम नहीं करता था अशोकामित्रन, और बेचारे के पास समय बहुत था, पैसे बहुत कम थे। एक दिन ऐसे ही जा रहा था, फुटपाथ पे बुक्स बिक रही थी, जो स्पेशल स्टूडेंट एडिशन थी। स्पेशल स्टूडेंट एडिशन थोड़ी सस्ती होती है, 50 पैसे की एक बुक थी, 50 पैसे की एक बुक थी। अशोकामित्र ने ऐसे ही एक बुक उठाई और उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, और उसने 50 पैसे देकर वो बुक खरीद ली, द गॉड दैट फेल्ड। जब उसने उस बुक को पढ़ा तो उसे पता चला कि इसमें 6 जो बड़े बड़े एमिनेंट लोग थे, उन्होंने अपने एसेज लिखे हुए थे, और वो जो 6 लोग थे जिन्होंने एसेज लिखे थे, उनमें से एक राइटर था स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर कौन? वही जो स्पीच देने आया था, वही पोएट स्टीफन स्पेंडर। अब वो पूरी तरीके से समझ गया कि स्टीफन स्पेंडर क्या करने आया था, क्योंकि ये जो बुक है द गॉड दैट फेल्ड, ये किस बारे में है? ये इस बारे में है जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड डिसइल्यूजन्ड रिटर्न, कि कैसे वो लोग कम्युनिज्म की तरफ एक बार आकर्षित हुए और फिर निराश होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, ठीक। ये इस बारे में वो द गॉड दैट फेल्ड था। तो अब अशोकामित्रन को स्पष्ट समझ में आ गया कि स्टीफन स्पेंडर उस दिन स्पीच देने आया था, तो वो ये जानने आया था कि यहाँ के लोग जो है कम्युनिज्म के बारे में क्या सोचते हैं या क्या मानते हैं, उनके विचार जानने आया था कम्युनिज्म के बारे में, और अपने विचार बताने आया था। इस प्रकार से द डार्क चैम्बर ऑफ द माइंड लिट अप, मेरे जो दिमाग में अंधियारा था वो सारा जो है अब प्रकाश हो गया। यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसमें अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। जैसे एक तो आपको ये पता होना चाहिए SS वासन कौन था, जो बॉस था, सारा जेमिनी स्टूडियो उसी का था, ठीक है। सुब्बू नंबर 2 पे था, उसकी क्वालिटीज मैंने यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, ये क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए। अशोकामित्रन का क्या काम था? टीयरिंग न्यूज़पेपर क्यूबिकल में बैठा रहता था, ठीक है ना। स्टोरी डिपार्टमेंट और मेकअप डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट आएंगे। ये स्टोरी डिपार्टमेंट है भाई, और ये मेकअप डिपार्टमेंट है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपको चाहिए लॉयर के बारे में मैंने आपको यहाँ बता रखा है, ये देखिए, लीगल एडवाइजर फॉर पेंट्स एंड डेट कैरियर, ये लॉयर के बारे में है। फिर एमआरए आ गया, ये एमआरए है, और ये स्टीफन स्पेंडर के बारे में, ये दोनों कहानियां, पोएट एडिटर फ्रॉम इंग्लैंड, ये स्टीफन स्पेंडर हो गया।
तो पॉइंट क्या है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस है ये। सो आई टोल्ड यू कि ये 8 क्वेश्चंस को कैसे आपको आंसर करना है, ये सब आंसर्स इसी में दिए हुए हैं, सब आंसर्स इसी में दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करें अभी, इसको सारा नोट डाउन करें, ठीक, और उसके बाद एक बार फिर देखें तो आपको स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनका आंसर दूं। धन्यवाद।